हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा था भोजन और मानव स्वास्थ्य। इसका आज हम पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट हमने इसका कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने विटामिन कुपोषण है उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा था। आज हम कुपोषण के ऊपर बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो इसमें हम देखेंगे सेकंड हमारा पार्ट रहेगा, वो होगा प्रोटीन कुपोषण। यानी भोजन में यदि प्रोटीन की कमी है तो उस कुपोषण को प्रोटीन कुपोषण के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो इसमें देखना कि जो प्रोटीन कुपोषण है इसको हम किस प्रकार से जो है वो समझ सकते हैं। तो गरीबी के कारण लोग जो हैं वो भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित नहीं कर पाते हैं। मुख्य जो है वो है गरीबी। तो गरीबी के कारण व्यक्ति है वो अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन है उसको सम्मिलित नहीं कर पाते हैं, और इसी के साथ साथ वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। मुख्यतः छोटे बच्चे से अधिक प्रभावित होते हैं, और साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो किशोरावस्था में प्रोटीन अत्यधिक आवश्यक होता है, और इसकी कमी से कई जो रोग है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो गरीबी मुख्य कारण, मुख्य मुद्दा गरीबी, जिससे भोजन में प्रोटीन सम्मिलित नहीं हो पाता है, और प्रोटीन की कमी से कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इससे ज़्यादातर जो प्रभावित होते हैं वो बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं होती है। खासकर जो गर्भवती महिला हैं और जो बच्चे हैं, जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, तो उनके शरीर की वृद्धि, और जो गर्भवती महिला है उनके शरीर के अंदर पल रहे बच्चे की वृद्धि के लिए प्रोटीन युक्त भोजन अत्यंत आवश्यक होता है। और यदि उनको इस प्रकार प्रोटीन युक्त भोजन नहीं मिले तो वो कुपोषित हो जाते हैं और कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, अब इससे कई प्रकार की कौन कौन सी बीमारियां होती है प्रोटीन की कमी से। तो सबसे पहले जो बीमारी होती है उसका नाम है क्वाशियोर-कोर। क्वाशियोर-कोर। तो पहली जो बीमारी है उसका नाम है क्वाशियोर-कोर। तो ये किसकी कमी से होता है, ध्यान रखना, परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले कोई दो रोगों के नाम लिखिए। छोटा अगर क्वेश्चन पूछे तो इस प्रकार पूछ सकता है। अगर बड़ा इसमें क्वेश्चन पूछे तो वो कैसे पूछ सकता है कि भाई प्रोटीन की कमी से होने वाले कोई दो रोगों का वर्णन कीजिए। तो वर्णन में आपको जो दे रखा है आपकी बुक के अंदर, इसके लक्षण दे रखे हैं, तो इसके लक्षण वो आपको इसमें ध्यान रखने हैं। तो क्वाशियोर-कोर रोग प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, तो इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जब ये रोग हो तो उस रोग में बच्चे का पेट फूल जाता है। इस रोग में बच्चे का पेट फूल जाता है। जब ये रोग होता है क्वाशियोर-कोर, तो इस रोग में बच्चे का पेट फूल जाता है। पहला तो इसका यही लक्षण होता है। सेकंड इसका लक्षण देखें तो बच्चे को भूख कम लगती है। बच्चे को भूख कम लगती है। ठीक है, तो बच्चे को क्या लगेगी, भूख भी कम लगती है। थर्ड इसकी हम बात करें तो बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। यानी ये जो रोग होगा, इस रोग में बच्चे का स्वभाव क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। और इसी के साथ साथ बच्चे की त्वचा पीली, शुष्क, काली व धब्बेदार होकर फटने लगती है। बच्चे की त्वचा पीली, शुष्क
काली व धब्बेदार होकर फटने लग गई, फटने लग जाती। तो ये जो 4 लक्षण है वो आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। क्वाशियोर जो रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, और ये जो रोग होगा तो इस रोग में बच्चे का पेट फूल जाता है, बच्चे को भूख कम लगती है, खासकर बच्चों में होने वाला रोग है। बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और बच्चे की जो त्वचा है वो पीली, शुष्क, काली व धब्बेदार होकर फटने लगती है। तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वाशियोर, जिसका ये लक्षण हमने पढ़ा। सेकंड जो रोग होता है उस रोग का नाम है मेरेस्मस रोग। ये भी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, जिसका नाम है मेरेस्मस रोग। ठीक है। और जब ये रोग जो होता क्यों है, इस रोग में देखो, एक तो प्रोटीन की कमी, यदि भोजन में प्रोटीन के साथ पोषण की कमी हो तो उससे बच्चे को ऊर्जा है वो कम मिलती है, और ऊर्जा जब कम मिलेगी तो बच्चों में इस प्रकार का रोग होता है जिसे मेरेस्मस रोग कहते हैं। अब इसमें जो यदि हम लक्षणों की बात करें, इसमें बच्चे का शरीर जो मेरेस्मस रोग होता है, इसमें बच्चे का शरीर जो होगा वो सूखकर दुर्बल हो जाता है। शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है। जो मेरेस्मस रोग है, इसमें बच्चे का शरीर सूखकर क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। ठीक है। इसी के साथ आंखें कांतिहीन व अंदर धंस जाती है। सेकंड लक्षण की हम बात करें तो आंखें कांतिहीन व अंदर धंस जाती है, यानी कांति आंखों में बिल्कुल नहीं रहती है, और आंखें जो त्वचा होती है, जो नेत्र कोटर होता है, उसमें अंदर की तरफ थोड़ी धसी हुई प्रतीत होती है। मेरेस्मस रोग में जो बच्चों में होने वाला रोग है, और यही जो 2 लक्षण है वो इस मेरेस्मस रोग में देखने को मिलते हैं। जो प्रमुख रोग लक्षण है कि इसमें बच्चे का शरीर सूखकर दुबला पतला हो जाता है। यहाँ ये जो पसलियाँ होती है, ये पसलियाँ दिखने लगती है, साथ ही साथ आंखें कांतिहीन व अंदर धंस जाती है। तो ऐसी स्थिति कौन सा रोग कहलाती है, मेरेस्मस रोग कहलाती है। तो प्रोटीन कुपोषण जो है, तो उसमें हमने जाना कि जो गरीबी के कारण है, खासकर भोजन में प्रोटीन की कमी होती है, जिससे कई प्रकार की प्रोटीन से संबंधित या प्रोटीन की कमी से संबंधित बीमारियां होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से क्वाशियोर और मेरेस्मस रोग है, उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा। उसके बाद में हम देखते हैं खनिज कुपोषण। जो थर्ड इसमें आता है वो आता है खनिज कुपोषण। विटामिन कुपोषण हमने जाना, उसके बाद में हम देखते हैं खनिज कुपोषण कि खनिज कुपोषण होता क्या है। खनिज कुपोषण, ठीक है। तो खनिज कुपोषण का मतलब भोजन के अंदर खनिज पदार्थों की कमी हो। तो हमें पता है कि विभिन्न प्रकार के खनिज शरीर संचालन में भूमिका निभाते हैं, और इसकी कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब जैसे इसमें देखते हैं कि लौह तत्व रुधिर में हीमोग्लोबिन का भाग है। ध्यान रखना, सबसे पहले हम बात करते हैं लौह तत्व, जिसको आयरन कहते हैं। लौह तत्व है आयरन।
ये किसका भाग है? हीमोग्लोबिन का भाग। लोह तत्व है या आयरन जो है वो शरीर में किसका भाग होता है? हीमोग्लोबिन का भाग होता है। और इसकी कमी से रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। अब इसमें देखो, मुख्यतः रोग की बात करें तो इसका नाम है रक्तहीनता या एनीमिया। और इसके जो लक्षण बात करें इस रोग की, तो चेहरा पीला पड़ जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है। यानी खनिज कुपोषण में सबसे पहले हम बात करते हैं लोह तत्व है या आयरन की। आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन का प्रमुख भाग होता है। और यदि रक्त में इस आयरन की कमी हो जाए तो एक रोग होता है जिसे एनीमिया या रक्तहीनता कहते हैं। और इसके कारण जो चेहरा है वो पीला पड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ कैल्शियम जो है, कैल्शियम ये हड्डियों का प्रमुख भाग आता है। इसका मतलब कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। यानी हड्डियां किससे मजबूत होती है? कैल्शियम से। तभी कहा जाता है दुग्ध और जो कैल्शियम युक्त पदार्थ यदि खाए जाएं तो उससे हड्डियां क्या होती है? मजबूत होता है। तो कैल्शियम भी एक खनिज है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। और इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर और भंगुर प्रकृति की हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब इसकी कमी होगी कैल्शियम की तो हड्डियां कमज़ोर व भंगुर प्रकृति की होती है। तो हड्डियां कमज़ोर होगी और भंगुर प्रकृति की होती है। किसके कारण? कैल्शियम की कमी के कारण। तीसरी हम बात करें, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है। बात करें आयोडीन, आयोडीन जो है वो जो मुख्य रूप से हम इसका यूज़ करते हैं वो नमक के द्वारा हम शरीर के अंदर इसकी पूर्ति करते हैं। यदि जो आयोडीन है उसकी कमी हो जाए, आयोडीन की यदि कमी हो जाए तो एक रोग होता है। देखो, एक ध्यान रखना, थायराइड ग्रंथि जो होती है, ये जो श्वास नली ट्रेकिया जो होती है उसे ट्रेकिया श्वास नली के अंदर पाई जाती है। हम बोल सकते हैं गले के अंदर पाई जाती है। और यदि भोजन में इस आयोडीन की कमी हो जाए तो ये थायराइड ग्रंथि उसमें सूजन आ जाती है जिससे फूल जाती है। तो उस रोग को गलगंड रोग बोलते हैं। गलगंड रोग बोलते या घेंगा या गॉइटर रोग के नाम से जानते हैं। यानी आयोडीन की कमी से गलगंड, घेंगा या गॉइटर रोग हो जाता है। और ये थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता में सहायक होती है। और इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया क्या हो जाती है? मंद हो जाती है, जिससे कुछ रोग हैं वो हो जाते हैं, जिसे गलगंड, घेंगा या गाइटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम एक सारणी के द्वारा कुछ प्रमुख पोषक तत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो खनिज कुपोषण है उसमें एक सारणी के द्वारा मुख्य जो पोषक है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक सारणी बनाते हैं जिसमें हम जो प्रमुख खनिज हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रम संख्या, उसके बाद में हम बात करते हैं तत्व का नाम, प्रमुख स्रोत, तत्व का नाम, उसके बाद में प्रमुख स्रोत कि इनका प्रमुख स्रोत क्या है, और उसके बाद में इनके प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य
अब सबसे पहले हम यदि बात करें तो हम बात करते हैं सोडियम। सोडियम प्रतीक होता है Na। अब ये कहाँ पाया जाता है? नमक, मछली, मांस, अंडे और दूध में पाया जाता है। मांस, अंडे व दूध में। तो दूध में, मछली, नमक, मांस और अंडों में क्या पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है। और इसके कार्य की बात करें तो इसका जो प्रमुख कार्य होता है, तो जो प्रमुख कार्य होगा वो क्या होगा? मांसपेशी संकुचन। तो प्रमुख कार्य क्या होगा? मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण, मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण। तो तंत्रिकाओं में जो आवेग का संचरण होता है वो इसके द्वारा किया जाता है। शरीर का विद्युत अपघटन और संतुलन बनाना। शरीर का विद्युत अपघटन व संतुलन बनाना। तो ये जो सब कार्य हैं वो कौन करता है? सोडियम। और ये सोडियम प्रमुख तत्व होता है जिससे कई प्रकार के जो कार्य हैं वो संपन्न किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में सेकंड हम बात करें तो हम बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक होता है के। और ये कहाँ पाया जाता है? जितने भी सभी खाद्य पदार्थों में, सभी खाद्य पदार्थों, तो जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन सभी खाद्य पदार्थों में ये पाया जाता है। कौन सा? पोटेशियम। खाद्य पदार्थों में ये उपस्थित होता है, इसके द्वारा इसकी पूर्ति होती है। और इससे इसका जो कार्य होता है मांसपेशीय संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण। तो तंत्रिकीय आवेग संचरण का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। शरीर का विद्युत अपघटन, शरीर का विद्युत अपघटन भी इसके द्वारा होता है। और इसी के साथ साथ संतुलन बनाना और विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन। संतुलन बनाना व विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन भी इसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। तीसरा हम बात करें तो हम बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम जिसका प्रतीक होता है Ca। और ये दूध, अंडे व हरी सब्जियों में उपस्थित होता है। दूध, अंडे व हरी सब्जी। तो कैल्शियम कहाँ होता है? दूध, अंडे व हरी सब्जियों में पाया जाता है। और ये विटामिन डी के साथ हड्डी व दांतों की मजबूती प्रदान करता है। ये है विटामिन डी के साथ हड्डियां व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। यानी विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियां और जो दांत होते हैं उनको क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। ठीक है। उसी के साथ हम बात करें वो फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, ठीक है। अब ये फॉस्फोरस है वो दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, दूध है, हरी सब्जी
बाजरा है, उसके बाद में रागी है, सूखे मेवे यकृत और वृक्क, सूखे मेवे यकृत व वृक्क। तो इसमें ये फॉस्फोरस उपस्थित होता है, तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। कैल्शियम से मिलकर दांतों व हड्डियों को मजबूती प्रदान कर रहा है। ये है कैल्शियम के साथ मिलकर, कैल्शियम के साथ मिलकर दांतों व हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। दांतों व हड्डियों को यह मजबूती प्रदान करता है, किसके साथ मिलकर? कैल्शियम के साथ मिलकर। उसके बाद में यदि हम बात करें तो हम बात करते हैं लौह तत्व। किसकी? लौह तत्व। अब लौह तत्व है, उसका प्रमुख स्रोत क्या होता है वो आपको ध्यान में रखना है। तो लौह तत्व, लोहा तत्व, Fe जिसको हम बोलते हैं, आयरन जिसको हम कहते हैं। तो लौह तत्व जो होता है ये है यकृत, वृक्क, अंडे, मांस। ये है यकृत, वृक्क, अंडे, उसके साथ साथ मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही। रक्त है, बाजरा, रागी है, दही है, सब्जियां गुड़ व गाजर, सब्जी गुड़ व गाजर, ये इनका प्रमुख स्रोत होता है, यानी इनमें पाया जाता है। तो इनको खाकर हम रक्त में लौह तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। और रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण और उत्तक ऑक्सीकरण का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण, हीमोग्लोबिन का निर्माण व उत्तक ऑक्सीकरण का कार्य, यानी उत्तकों में जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है तो वो किसके द्वारा की जाती है? इस आयरन के द्वारा जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है उसको संपन्न किया जाता है। उसके बाद में हम बात करें, अगला जो है वो है आयोडीन। आई जिसका प्रतीक होता है, ये नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्तों वाली सब्जियां नमक में पाया जाता है। समुद्री भोजन, हरे पत्तों वाली सब्जियां, हरे पत्तों वाली सब्जियों में भी ये पाया जाता है। इसी के साथ साथ लवण, जलीय मछली, जामुन, लवण में जलीय मछली, उसके साथ जामुन और काला नमक, जिसको सेंधा नमक बोलते हैं, काला नमक, यानी ये आयोडीन के स्रोत होते हैं। कि आयोडीन जो है वो इनमें पाया जाता है, लौह तत्व इनमें पाया जाता है, फॉस्फोरस इनमें पाया जाता है, कैल्शियम इनमें पाया जाता है। तो इस प्रकार ये हम इसको समझ सकते हैं। तो आयोडीन है, उसके कई स्रोत हैं जिससे हम रक्त के अंदर आयोडीन की पूर्ति कर सकते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो आपको ध्यान रखनी है कि आयोडीन क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण। तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? आयोडीन के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का जो है निर्माण किया जाता है। तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से खनिज तत्व हैं और इनका कौन कौन सा उपयोग होता है, वो आपको इसमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमने सोडियम के बारे में जाना, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, उसके बाद में फॉस्फोरस, लौह तत्व और आयोडीन।
ठीक है, तो आपको कुछ बातें इसमें ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार जो है वो आज की इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण के बारे में विस्तृत रूप से जाना है। और हमारा अगला पॉइंट होगा, अगला वीडियो होगा, तो उसमें हम मानव स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। तो उसमें कई प्रकार की कौन कौन सी लतें हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो के अंतर्गत विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं।